अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। दोस्तों आज हम सिंटैक्स बुक का चैप्टर 4 शुरू करने वाले हैं। फोर्स एंड मोशन वीडियो बनाने में मुझे थोड़ी सी देर हो गई है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो तबीयत जब सही हुई तो वापस अपने काम पे लग गया कि इस चैप्टरों की वीडियो बनाऊँ, जल्दी से जल्दी फिजिक्स ख़त्म करूँ। तो चैप्टर 4 का नाम है फोर्स एंड मोशन। देखते हैं इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले क्या है। तो बात करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव की। सबसे पहला हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है फोर्स के फोर्स क्या होती है और फोर्स को हम किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं और फोर्स के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अगला है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉ जो तीनों आए हैं वो तीनों फोर्स से डील करते हैं कि फोर्स के बारे में ही टोटली, और मोशन से डील भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं मास एंड वेट, टेंशन द स्ट्रिंग, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, और आखिरी हमारा जो टॉपिक होगा वो फ्रिक्शन होगा। सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फोर्स की, कि फोर्स क्या होती है। सही है। अब फोर्स की बाय डेफिनेशन अगर बोला जाए तो फोर्स इज अ एजेंट विच चेंजेस एंड टेंड टू बी चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। यानी फोर्स एक तरह की ऐसी कुव्वत है या ऐसी ताकत है कि जो चीज़ को स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज कर सकती है या स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में चेंज कर सकती है, यानी किसी चीज़ को रोक सकती है, किसी चीज़ को मोशन में ला सकती है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक फ़ोर्स लगाता हूँ किसी ट्रॉली पे, किसी मेज़ पे, तो फोर्स लगाने से वो आगे तो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मैं फोर्स लगाता हूँ दीवार पे तो वो दीवार तो आगे नहीं बढ़ेगी, ज़ाहिर सी बात है वो अपनी जगह पे रुकी रहेगी। तभी यहाँ पे लफ्ज़ जो चीज़ यूज़ किया है, टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी, यानी चेंज भी कर सकती है और चेंज करने की कोशिश भी कर सकती है। ज़रूरी नहीं है कि चेंज हो, लेकिन आपकी फोर्स लग जाएगी। अब फोर्स का जो सबसे पहले है ग्रेविटी, जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि ग्रेविटी यहाँ पे है, ज़मीन में ग्रेविटी है तभी हम ऊपर से वापस नीचे आ जाते हैं और ज़मीन में कशिश है। तो ग्रेविटी जो दरियाफ्त की थी वो न्यूटन ने दरियाफ्त की थी, तभी फोर्स और ग्रेविटी दोनों एक तरह की कुव्वत हैं। तो इसको हम लोग मेजर कहते हैं न्यूटन में। तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है फोर्स का वो न्यूटन होता है। सही है। फोर्स एक तरह क्या है, फोर्स एक तरह की कुव्वत है जो चेंज कर सकती है किसी का स्टेट ऑफ रेस्ट और किसी की बॉडी को मोशन में। सही है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा फोर्स के बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। और तो भाई दो तरह की फोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा लिखी हुई आती हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर फोर्सेस हैं, ये कह सकते हैं कि एक पुल फोर्स, एक पुश फोर्स। फोर्स इज़ अ पुल एंड पुश, और बोथ दोनों भी हो सकती हैं। फोर्स कैन नॉट बी सीन। अब फोर्स जो भी लग रही है हम उसे देख नहीं सकते। हम किसी चीज़ पे ताकत लगा रहे हैं, कितनी ताकत लगा रहे हैं, कोई बच्चा ज़्यादा ताकत लगा रहा है, कोई बूढ़ा ज़्यादा ताकत लगा रहा है, ये हम लोगों को दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन हम लोग इसे फील कर सकते हैं। सही है। तभी ये फिजिकल क्वांटिटी कहलाई जाती है, क्योंकि ये मेजरेबल है। मेजरेबल किस में, इसको हम न्यूटन में मेजरेबल करते हैं कि जैसे अगर आपको एक घर गिराना है या आपको ये एक चीज़ तोड़नी है तो उसके हिसाब से आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। सही है। अब पुल फोर्स क्या होती है, पुश फोर्स क्या होती है। पुश फोर्स वो होती है जो ऑब्जेक्ट से अवे करे हमारी बॉडी को, वो हमारी पुश फोर्स होगी। जो हमारी तरफ हो, जैसे कोई रस्सी अपनी तरफ खींच रहे हैं तो वो आती है आपकी पुल फोर्स। कम्बिनेशन ऑफ पुल एंड पुश फोर्स, जैसे गिटार बजाना हो गया, हम लोगों का तैरना हो गया, इसमें पुल एंड पुश फोर्स दोनों लग रही होती हैं। तो ये फोर्स की चैन एग्जाम्पल है। अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूटन्स के लॉ की तरफ। तो सर आइजैक न्यूटन, न्यूटन का पूरा नाम आइजैक न्यूटन था और इन्होंने बहुत सारे फिजिक्स में मतलब लॉज दिए हैं, लेकिन 3 लॉ जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं वो इसके मोशन से डील करते हैं। तो सबसे पहले बात कहते हैं सबसे पहले लॉ की। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया को भी आगे हम डिफाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूटन का फर्स्ट लॉ देखते हैं कि फर्स्ट लॉ में क्या क्या रहे न्यूटन। Any object at rest will remain at rest, or any object in motion will remain in the motion in the straight line at constant speed unless an external force is applied to it and change the state of motion or the state of rest भी आता है इसमें। सही है। यानी न्यूटन के लॉ के हिसाब से हम लोगों ने यह बात सुनी कि भाई कोई चीज़ रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक उसमें कोई दूसरी फोर्स ना लगे उसको रोकने के लिए और उसको चलाने के लिए। स्ट्रेट लाइन में जाती रहेगी, मूवमेंट भी नहीं आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर बात करें, कोई चीज़ अगर आप सिंपल बॉल यूँ करके फेंकते हैं तो वो आगे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। उसको रोकने की वजह जो होती है वो होती है ज़मीन पे तो होती है फ्रिक्शन, और अगर हवा में फेंक रहे हैं तो वहाँ पे आता है एयर रेजिस्टेंस, और ग्रेविटी भी उससे नीचे खींच लेती है। लेकिन अगर हम बॉलिंग जो गेम होता है उसमें जो बॉल फेंकते हैं और अगर फ्रेश जो मतलब जो हमारे पास प्लेस है वो स्मूथ होती है, देखें आप बॉल बहुत तेज़ी से जाती है और चलती चली जाती है काफ़ी हद तक। तो अगर कोई चीज़ का रेजिस्टेंस ना हो तो कोई चीज़ अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगी, अगर कोई चीज़ रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी। जैसे हम बुक रख दें टेबल पे, वो बुक टेबल पे ही रखी रहती है अनटिल अनलेस हम उसे ना हिलाएं या कोई हवा ना आए कि उसको हिला दें। तो न्यूटन का लॉ ये कहता है। अब रेस्ट का तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रेस्ट में अगर कोई चीज़ रखी हुई है, कोई भी चीज़, तो वो रेस्ट में ही रहती है जब तक हम उसे हिलाते नहीं। मोशन में अगर कोई चीज़ है तो मोशन में ही रहती है जब तक उसे रोके नहीं।
ये इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ये है हमारा पूरा सोलर सिस्टम, दुनिया चल रही तो वो चलती ही रहेगी अनटिल एंड अनलेस उसका कोई रोके ना। सही है। तो मिसाल यही है कि अगर कोई चीज़ चल रही है तो चलती ही रहेगी, उसे दुनिया में रोकने की चीज़ें लग रही होती हैं। जैसे अगर दुनिया में अगर एक बॉल रुक रही है तो उस पर रेजिस्टेंस भी लग रहा है, उस पर ग्रेविटी भी लग रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लग रही है, तब जाके वो रुक रही है। अगर ये सब चीज़ें ख़त्म की जाए, वैक्यूम कंडीशन की जाए, वैक्यूम कंडीशन में कोई भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, तो वो चीज़ चलती रहेगी। सही। यहाँ पे एक तस्वीर बनी हुई है, जैसे कि दिखाया, यहाँ पे एक चीज़ रेस्ट में रखी हुई है और दूसरी चीज़ मोशन में। ओके, अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आगे बढ़ते हैं सेकंड लॉ की तरफ। उसका सेकंड लॉ क्या होता है? हाँ, इससे पहले मैं इनर्शिया बता दूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। इनर्शिया क्या होता है कि इनर्शिया इज प्रोपोर्शनल टू मास। इनर्शिया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। इनर्शिया का आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, किसी बॉडी के अंदर जो मोशन की सलाहियत होती है। जैसे अगर ट्रेन है, ट्रेन सफ़र कर रही है तो उसके अंदर लार्ज इनर्शिया होगा, उसको मोशन में लाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी और उसको रोकने के लिए भी बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। लेकिन अगर बात करें बच्चे की ट्रॉली की, तो इसमें इनर्शिया बहुत लो होगा। इनर्शिया हम लोगों को ये डिफाइन करता है कि चीज़ को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए या रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमें क्या फोर्स चाहिए होती है। सही है। अब अगर हम बात कर रहे हैं ट्रेन की, तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा इनर्शिया चाहिए, किसी को स्टार्ट करने के लिए, धक्का लगा के स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। लेकिन अगर एक ट्रॉली की बात करें बच्चे की, तो हम लोगों को क्या बहुत ही लेटेड इनर्शिया होगा। हम हल्की सी कुव्वत से, हल्की सी ताकत से ट्रॉली आगे बढ़ा सकते हैं और वो आगे तक जाती रहेगी। यानी इतनी कोई ताकत की ज़रूरत नहीं, इतनी कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ डिफाइन करती है इनर्शिया। अब जो चीज़ जितनी बड़ी होगी उसको मोशन में लाने के लिए भी इतना ज़्यादा पावर चाहिए होगी, ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी, और जो चीज़ जितनी छोटी होगी उसको मोशन में लाने के लिए भी इतनी कम फोर्स चाहिए होगी और रोकने के लिए भी इतनी कम फोर्स चाहिए होगी। सही है। ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, क्योंकि उसमें हमने डिफाइन किया कोई चीज़ अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक भारी चीज़ है बहुत ज़्यादा। सही है। अब हमने उसे धक्का लगाया, वो आगे ही नहीं बढ़ी। सही है। ट्रेन में हमने धक्का लगाया, आगे नहीं बढ़ी, तो क्या हुआ? फोर्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, टेंड टू बी चेंज हुआ। वहाँ चेंज तो नहीं हुई ना स्टेट ऑफ रेस्ट, तभी हमने फोर्स की डेफिनेशन में यह पढ़ा। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है, क्योंकि उसमें ये चीज़ हम डील कर रही होती है। अब सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लॉ में हम लोग क्या बात कर रहे हैं? तो ये हमारा सेकंड लॉ हम लोगों का न्यूटन का ये कहता है, व्हेन द अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इट एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ अ बॉडी। अच्छा, एक लफ्ज़ आता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही है। हमारा कहाँ लिखा हुआ है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के मायने क्या होते हैं भाई? अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। जैसे कि अगर देखा जाए कि अगर मुल्क के हालात बदतर हो रहे हैं तो महंगाई भी बढ़ रही है, या फिर कोई ये कह लें कि छुट्टियां बढ़ रही हैं तो वर्कलोड भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक साथ जब खुलेंगे तो स्कूल या कॉलेजेस या कोई भी सेंटर्स, तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा। और दूसरा लफ्ज़ होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। जैसे कि मिसाल के तौर पे कोरोना एक केसेस बढ़ रहे हैं तो लोग कम हो रहे हैं। सही है। ये मिसाल ऐसी है कि आप लोगों को याद रहेगी। तो अगर हम लोग किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है? उसमें एक एक्सेलरेशन पैदा होती है। एक्सेलरेशन के बारे में हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी, यानी किसी चीज़ की रेट ऑफ चेंज होना। अगर एक चीज़ रुकी हुई उसमें हमने फोर्स लगाई, वहाँ पे एक्सेलरेशन पैदा हुई, इसके रेस्ट से मोशन में आई, उसका स्पीड या वेलोसिटी में चेंजेस आई, तभी ये एक्सेलरेशन कहलाती है। तो वो जो एक्सेलरेशन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स की, यानी फोर्स जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। सही है भाई। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास ऑफ द एन ऑब्जेक्ट के, यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतनी कम फोर्स लग पाएगी हमारी। जैसे हमने ट्रेन को किया, ट्रेन को धक्का लगाया, हिले ही नहीं। सही है। वहाँ पे क्या हुई? एक्सेलरेशन ज़ीरो। आगे बढ़ते हैं, एक और मिसाल इसकी देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको तस्वीर में बयान किया हुआ है। पहले इस तस्वीर की तरफ आ जाओ। हाँ भाई, यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है कि हमारे पास एक ट्रॉली है, ट्रॉली में हमारे पास सिर्फ अभी एक बॉक्स रखा हुआ है। सही है। हमने फोर्स लगाई, यहाँ पे क्या हुआ? एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हुई और तेज़ी से फोर्स लग गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बॉक्स है। सही है। मास कम है यहाँ पे। अब नीचे वाली तस्वीर में देखते हैं, यहाँ पे मास बहुत ज़्यादा हो गया, बॉक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन लेस हो गई। क्यों? क्योंकि न्यूटन के लॉ ने बताया था कि मास से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स। जितनी ज़्यादा हैवी चीज़ होगी उतनी मुश्किल से हिलेगी, उतनी कम उसमें एक्सेलरेशन होगी। ओके। अब लेस एक्सेलरेशन मोर मास। सही है।
फोर्स का क्या हुआ कि यहाँ पे एक्सेलरेशन लेस हो गई मास के बढ़ने की वजह से, और यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ गई मास के कम होने की वजह से। सही है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ एक्सप्लेन करता है। अब इसकी डेरिवेशन भी आती है कि डेरिवेशन किस तरह से करते हैं। डेरिवेशन को टोटली मैं अलग से स्टोरी बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक डेरिवेशन देख लें। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो ये हमारा साइन होता है प्रोपोर्शनल का, ये हमारे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स में, ये हमारी इक्वेशन 1 है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी थी, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन बिल्कुल एक होता है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम क्या करते हैं 1/, में ले लेते हैं। सही है, अब हमने 1 और 2 इक्वेशन कंबाइन कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। अच्छा, अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट लगता है कोई, यहाँ पे जो कांस्टेंट है हम लोग सपोज करते हैं वो कांस्टेंट की वैल्यू 1 के बराबर, तो कांस्टेंट हटा और ये क्या बन गया 1। अब 1 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये हमारा m वहाँ भेज दें, यहाँ m डिवाइड में हो रहा है तो वहाँ जाके m मल्टीप्लाई होगा a से, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी F = ma। मैथमेटिकली हम लोग जो प्रूफ करते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ वो इससे शो करवाते हैं F = ma, और ये अबव इक्वेशन न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाती है। सही है, न्यूटन का सेकंड लॉ हमने पढ़ लिया। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ में बोला किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी भाई किसके, मास के, यानी मास जितना कम होगा उस एक्सेलरेशन इतनी होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास के, यानी मास जितना ज़्यादा होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी, और मास जितना कम होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं इससे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बचपन से यही लॉ है जिसको सबको याद होता है। वही होता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, के हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है उसकी मुखालिफ साइड। सही है, यानी अगर आप एक बॉल फेंकते हैं दीवार पर टकराते हैं तो वो टिप्पा खा के यानी बाउंस होके वापस आपकी तरफ बैक होगी। तो यहाँ पे न्यूटन का लॉ ये काम आता है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। सही है, कुछ लोग बोलते हैं कि सेम इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन भी आता है, और यही पूरी डेफिनेशन है, वरना आप इतना भी लिख दें एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो काफ़ी है। सही है, अब आगे बढ़ते हैं इससे। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, कि मास क्या होता है वेट क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मास क्या होता है। सही है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी इट्स कॉल्ड मास, यानी अगर किसी चीज़ की बॉडी के अंदर जो भी आपकी क्वांटिटी है, जो आपका हजम है, जो आप जगह घेर रहे हैं, जो आपके जिस्म में खून हड्डियाँ वड्डियाँ सब कुछ मिक्सअप है, या फिर एक लोहे का वेट है जो पूरा बनावट है उसकी, वो सारा उसका मास कहलाता है। सही है, कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इन द बॉडी इट्स कॉल्ड मास, उसमें जो कुछ मौजूद है वो उसका मास। अच्छा, वेट क्या है, जब हमने बोला ये तो वेट भी होता है, वेट एक तरह की फोर्स होती है। सही है, वेट इज़ अ फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम बात करें कि वेट क्या एक तरह की फोर्स है जो हम लोगों की अर्थ जिसको खींच रही है उस हिसाब से होता है। अब ज़रा तस्वीर एक देखते हैं जिसमें आपको सही से समझा पाऊँ। जैसे हमारे पास पहली तस्वीर रखी हुई है, हमारे पास एक चीज़ हमने वेट स्केल मशीन पर रखी, सही है, दुनिया में। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, हम लोगों ने इसका बोला इसका मास 10 किलो था, इसका वेट कितना आएगा 98 न्यूटन। ओके, क्यों, क्योंकि मास इंटू ग्रेविटी होता है हमारा वेट। अब यही चीज़ हम ले गए मून पे। मून पे क्या हुआ, मून पे हमारी ग्रेविटी, एक सेकंड स्लाइड उल्टी हो गई, मून पे हमारी ग्रेविटी जो होती है बहुत कम होती है। सही है, यानी वहाँ पे चीज़ें हल्की हल्की महसूस हो रही होती हैं। अब जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा मून पे लोग उछल उछल के चल रहे होंगे, वो इस बात से कि वहाँ पे ग्रेविटी बहुत ही लो होती है। जैसे इसकी ग्रेविटी होती है 10 या 9.8, तो इसकी होती है 1.6। सही है, तो इस बात से वहाँ पे आपका मास और 10 kg रहा, यानी डब्बा तो इतने का ही रहा, लेकिन वहाँ पे क्या उसका वज़न कम महसूस होगा। सही है, यानी वो आराम से उठाया जा सकता होगा, ईजिली उसे पिकअप किया जा सकता, ईजिली वो स्लोली डाउन आएगा। अब अगर बात करें स्पेस की, तो स्पेस में हम लोगों ने फिल्मों में देखा है ग्रेविटी नहीं होती, जो चीज़ जाती है फंस जाती है वहाँ पे, वो चीज़ नीचे ही नहीं आती। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच नहीं रही होती। अब स्पेस में उस चीज़ का वही चीज़ सिंपल मास वही है, हम लोगों के पास 10 kg का। सही है, मास का यूनिट kg होता है और वेट का यूनिट न्यूटन होता है। मास तो हमारा 10 kg का, लेकिन हमारे पास वेट क्या हो गया 0। क्यों, क्योंकि स्पेस में जब उसे ग्रेविटी नहीं होगी तो उसे कोई खींच नहीं रहा होगा, उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रही होगी, उसे हवा में छोड़ेंगे तो वहाँ पे ही उड़ता रहेगा, और बहुत ईजिली कोई भी मूव हो सकती है। स्पेस में बड़ी से बड़ी चीज़ को ईजिली मूव किया जा सकता है। सही है, वैसे वो चीज़ मूव ही होती रहती है क्योंकि वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। सही है, मास और वेट में उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ी डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं। मास स्केलर क्वांटिटी है, जैसी बात हमने केजी का कोई वो नहीं होता।
सिंपल 10 किलो 15 किलो, लेकिन वेट जो है वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डिपेंड करती है ये वेट डायरेक्शन पे। अर्थ पे अलग होगी, मून पे अलग होगी, स्पेस में होगी नहीं, तो यहाँ पे एक डायरेक्शन होती है कि उस डायरेक्शन के हिसाब से चेंज होता रहता है वेट, और टुवर्ड द सेंटर होती है हमेशा। जैसे आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी होंगी जिसकी बनावट इस तरह की होती है कि एक साइड से भारी हो, तो हमेशा वो उसी साइड से गिरती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टुवर्ड द सेंटर होता है हमारा वेट, तभी अट्रैक्शन जो होती है ज़मीन की ग्रेविटी वो उसी तरह से वहाँ पे खींच लेती है। सही है। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। सही है। अच्छा, मास को हम डिफाइन करते हैं, मास इज अ मूविंग बॉडी, m इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए। न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने मास की वैल्यू निकाल ली। या अलग तरह से ये भी लिख सकते हैं कि m इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन जी। अब मास को यूनिट हम मेजर करते हैं ऐसा ही सिस्टम में किलोग्राम में। अब वेट पे आते हैं। वेट को हम लोगों का फार्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, यानी जो वेट होता है उसमें हम मास को ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा वेट बनता है। सही है। अच्छा, यूनिट ऑफ वेट हमारा कहलाता है न्यूटन, क्योंकि ये एक तरह की फोर्स है। अब मास और वेट से हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मास क्या है? टोटल क्वांटिटी प्रेजेंट इन द बॉडी। वेट क्या है? जिस कुव्वत से हमें ज़मीन खींचती है, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्ट विथ टुवर्ड द सेंटर। ओके, आगे बढ़ते हैं इन दोनों से। तो हमारा था मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में आपने क्रिकेट में एक लफ्ज़ सुना होगा, उस बॉल का मोमेंटम बहुत ज़्यादा था, तभी वो छक्का चला गया, तभी वो चौका चला गया, तभी वो रुक नहीं पाई। अब मोमेंटम होता क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज रेफर एज अ मोमेंटम, यानी एक बॉडी में कितनी क्वांटिटी है मोशन करने की, यानी बॉडी कितना मूव कर सकती है, कितना मूवमेंट में आगे जाई जा रही है, कितना आगे तक की रेंज है उसकी, ये सब कहलाता है मोमेंटम, या उसमें कितना मोशन है। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हम लोग मैथमेटिकली जो डिफाइन करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। सही है, कि एक चीज़ का मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट वो कहलाता है मोमेंटम। जैसे अगर आपका मास इंक्रीज होता है तो आपका मोमेंटम बढ़ता है, यानी उसमें एक ताकत और उसमें मोशन की स्लाइड बढ़ती है, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो भी हमारा मोमेंटम बढ़ता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट के हमारे मल्टीप्लाई होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, पी इज इक्वल्स टू एम वी, ये हमारा होता है मोमेंटम। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर, यानी केजी मास का, और मीटर पर सेकेंड किसका? ये हमारी वेलोसिटी का, या न्यूटन सेकेंड, ये दोनों चीज़ें होती हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, मोमेंटम को थोड़ा और देखते हैं। अब जैसे एक चीज़ अगर रेस्ट में, तो हमने क्या बोला था? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। उसका मास तो बहुत ज़्यादा है हाथी का, जो तस्वीर बनी हुई है, लेकिन यहाँ मोमेंटम क्या होगा? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास ज़्यादा है लेकिन वो चीज़ रेस्ट में। लेकिन जैसे ये बॉडी मोशन में आएगी वैसे ही क्या होगा? इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। अगर भागता हुआ हाथी आ रहा है, सही है, अगर स्पीड से आ रहा है तो उसका मोमेंटम हद से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मास की वैल्यू बढ़ जाएगी और वेलोसिटी की भी। अगर मास हमारे पास बहुत लार्ज है लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो रेस्ट में, तो हम उसका बोलते हैं कि मोमेंटम ज़ीरो है। सही है। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो आगे बढ़ते हैं, इससे आगे क्या है हमारा टॉपिक? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोगों को ये डिफाइन करता है भाई कि अगर आइसोलेशन सिस्टम हो, यानी अगर एक कहीं और फोर्स ऑफ फ्रैक्शन ना हो, यानी वैक्यूम कंडीशन हो, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी कोई भी ग्रेविटी और फ्रिक्शन फोर्स ना हो, तो हमारा टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन। यानी अगर हम लोगों जो टकराने से पहले का मोमेंटम होगा और टकराने के बाद का मोमेंटम बिल्कुल सेम होगा। सही है। अब यहाँ पे सेम किस तरह से होगा? जैसे कि मिसाल के तौर पे एक कार है जो 5 किलो की है और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। दूसरी कार है जो 5 किलो नहीं 500 किलो की है और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। दूसरी कार है जो 400 किलो की और 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है अभी टकराने के बाद। अब अगली वाली कार टकरा गई। अब टकरा के पीछे वाली कार का क्या होगा बेटा कि स्पीड उसकी कम हो जाएगी, मास उसका सेम रहेगा, उसका 3 हो गया, और दूसरी वाली का स्पीड बढ़ गई 4.5 हो गया। तो मैथमेटिकली अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास आंसर दोनों का सेम आएगा। जैसे 500 मल्टीप्लाई बाय 5 25 kg मीटर पर सेकेंड मोमेंटम इसका निकल गया, और दूसरी वाली कार का कितना था 400 मल्टीप्लाई बाय 2 800 kg अपॉन मीटर पर सेकेंड का जी मल्टीप्लाई बाय मीटर सेकेंड, ये हमारा मोमेंटम निकल गया। तो टोटल मोमेंटम इन दोनों का ऐड करके क्या हो गया 3300 kg मीटर पर सेकेंड। अब बिफोर कलूजन था ये, अब आफ्टर कलूजन हमारे पास ये आ गया। आफ्टर कलूजन क्या है? दूसरी वाली का क्या था 5 वेलोसिटी हो गई थी, 500 किलोग्राम की कार थी और उसकी वेलोसिटी हो गई थी 3 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई किया 1500 मीटर पर सेकेंड kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गया उसका मोमेंटम। और दूसरी वाली कार का आ गया 400.54
मल्टीप्लाई होगा तो 800 मीटर पर केजी मीटर पर सेकंड आ गया। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 3300 केजी मीटर पर सेकंड इसका टोटल मोमेंटम आ गया। तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं थोड़ा सही से बोल नहीं पा रहा और अटक रहा हूँ, क्योंकि तबीयत भी नासाज है और बस वीडियो तो बनानी थी। तो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन मोमेंटम हम बताते हैं कि बिफोर कलूजन और आफ्टर कलूजन मोमेंटम सेम रहता है, सही है। अब लॉ ऑफ कन्वर्जेशन मोमेंटम को मैथमेटिकली डिराइव करते हैं हम, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1u1 और m1u2, यानी u1 और u2 हमारी बिफोर कलूजन मोमेंटम की वेलोसिटी और आफ्टर कलूजन v1 और v2 है, सही है। तो टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट रहता है आइसोलेटेड सिस्टम में जहाँ पे कोई और एक्सटर्नल फोर्स ना हो। जैसे थोड़ी और एग्जांपल इसकी देखते हैं, तो जैसे कि मिसाल के तौर पे ये चीज़ गई, इसको हिट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर जैसे बॉल ने दूसरी बॉल को हिट किया तो वो दोनों साथ चलना शुरू हो गए। यहाँ मोमेंटम का एक और एग्जाम्पल दिखी हुई है, आप देख लियागा इसमें थोड़ा और से। वीडियो लंबी जाएगी तभी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन डिटेल इसकी यही है कि दोनों टकरा के एक की स्पीड दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है, मास सेम रहता है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे ये बॉल टकराई, इसको टकरा के अब पहली वाली बॉल की क्या वेलोसिटी बढ़ गई, लेकिन दूसरी वाली बॉल की वेलोसिटी उसमें इंक्रीज़ हो गई, यानी दोनों अब 1-1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आना शुरू हो गई। तभी लॉ ऑफ कन्वर्जेशन मोमेंटम हम लोगों का ये डिफाइन करता है कि बिफोर कलूजन आफ्टर कलूजन टोटल मोमेंटम देखेंगे दोनों बॉलों का मिला के तो वो सेम होगा, सही है। यही अगर बड़ी बॉल इसको हिट करती तो छोटी बॉल बहुत तेज़ी से जाती और बड़ी बॉल की भी स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क आता, लेकिन हम लोगों का मास जो है सेम रहेगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, सही है। ये हमारा इलास्टिक कलूजन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं भाई मोमेंटम से। टेंशन इन द फोर्स, हम लोगों ने एक लफ्ज़ टेंशन का भी आता है हमारी फिजिक्स में और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। द फोर्स एक्सर्ट बाय द स्ट्रिंग व्हेन द सब्जेक्ट इज पुल्ड, जैसे हम किसी चीज़ को पुल करते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हाथ बना हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे हाथ से एक बॉक्स में डाल के खींचा, तो यहाँ पे एक इस एंगल पे हमारी एक तरह की फोर्स क्रिएट हो रही होगी, वो हमारी फोर्स कहलाएगी फोर्स ऑफ टेंशन, जो नीचे वाले डायग्राम ए में हम लोगों का शो हो रहा है कि यहाँ पर टेंशन जो है इस साइड है। अब अगर एक रस्सी बनी हुई है उसको हम दोनों तरफ से खींच रहे हैं तो उसमें दोनों तरफ टेंशन होगी। अब अगर सी की बात की जाए, सी में क्योंकि पुली की जो है हमारी एक डेरिवेशन आती है, तो यहाँ पे जो बंदा खींच रहा है तो डाउनवर्ड की तरफ टेंशन लग रही है और जब वेट उठ रहा है उसमें अपवर्ड की तरफ टेंशन जा रही है। टेंशन एक तरह की क्या है, एक तरह की फोर्स एक्सर्ट है जो किसी चीज़ पे सब्जेक्ट पे पुल करते हुए होती है, वो हमारी टेंशन कहलाती है। और यहाँ पे रोप जो है, रोप और केबल ट्रांसमिट द फोर्स थ्रू टेंशन, यानी टेंशन की मदद से यहाँ पे खिंचाव पैदा हो रहा है। और हंसदार टेंशन हो जाए तो क्या होता है, हंसदार टेंशन हो जाए तो वो चीज़ टूट जाती है, वहाँ पे टेंशन फोर्स जो होती है सिर्फ कांस्टेंट लग रही होती है। तभी आपने देखा कोई भारी चीज़ अगर रस्सी से उठाई जाए और रस्सी कमज़ोर हो तो वो चीज़ टूट जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर टेंशन हद से ज़्यादा हो चुकी होती है, सही है। हम इससे आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है फ्रिक्शन, लेकिन बहुत लंबा टॉपिक है तो हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं फ्रिक्शन क्या है। हम लोगों ने बचपन से सुना होगा फ्रिक्शन की वजह से हम चल पा रहे हैं, अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम चल ही नहीं पाते। तो फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन इज अपोज मोशन बिटवीन टू सरफेस इन दैट आर इन कॉन्टैक्ट, यानी हम लोग जो चल रहे हैं, जो पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, जो हमारी रिगड़ पैदा हो रही है वो हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, सही है। यानी एक अपोजिंग फोर्स लगाते हैं। हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ज़मीन को पीछे करने की, ज़मीन पीछे हो नहीं पाती तो हम लोगों को क्या होती है भाई, ज़मीन हमें आगे की तरफ धकेल देती है, तभी ये चीज़ आगे बढ़ जाती है। तभी कोई स्लिपरी चीज़ होती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा तेल गिरा हुआ तो हम लोग क्या होता है, ज़मीन को पीछे धकेल नहीं पाते हैं, उल्टा हम लोग स्लिप होकर गिर जाते हैं। तो फ्रिक्शन हमें मदद करती है चलने में, और भी बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं, इसको ज़रा सा आगे और देखते हैं, थोड़ा डिटेल में आ जाते हैं इसके। हाँ, यहाँ पे हम लोग क्या बताना, जैसे चलने की मिसाल दी, अगर कोई चीज़ आगे बढ़ रही है तो किस बात से आगे बढ़ रही है, ज़मीन पीछे नहीं हो पा रही, हमने उस पर पुश फोर्स लगाई, वो आगे बढ़ गई, ज़मीन ने हमें आगे की तरफ धकेला। यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ भी एक तरह से काम आता है कि अगर हम लोग किसी पे एक्शन करते हैं तो वो अपोजिट में हमारा रिएक्शन करता है। हमने क्या किया, पाँव से ज़मीन को पीछे की तरफ धकेला, ज़मीन ने हमें आगे बढ़ा दिया, तो ये होती है फ्रिक्शन, जिसकी मदद से हम चल पाते हैं। फ्रिक्शन अक्कर व्हेन द टू सरफेस आर इन कॉन्टैक्ट, जब दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं तब ये होता है। जब न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हमने आगे की तरफ पाँव बढ़ाया, ज़मीन पीछे नहीं हुई, ज़मीन ने हम आगे धकेल दिया, सही है। अगर हम भागने की मशीन में देखें तो क्या होता है, हम अपनी जगह पे रुके रहते हैं, वो मशीन पीछे होती रहती है, हम आगे बढ़ ही नहीं पाते, सही है। अब आगे बढ़ते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास क्या एडवांटेज होता है, क्या डिसएडवांटेज होता है। अच्छा, आइडेंटिफाई द फ्रिक्शन फोर्स। तीन तरह की हमारी मेन फ्रिक्शन फोर्स होती है, एक होती है स्लाइडिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, एक होती है रोलिंग फ्रिक्शन। अब पहली जो तस्वीर बनी हुई है, द कीप ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड मोर मूविंग, ये जो पहली तस्वीर बनी है ये स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, जहाँ आपकी वॉल बॉडी पूरी ज़मीन पर टकरा रही है और वहाँ पे आपका जो फ्रिक्शन यूज़ हो रही हो
जो फ्रिक्शन आपको रोक रही है वो हमारी कहलाती है स्टैटिक फ्रिक्शन। जहाँ हमारी बॉडी पार्शली हो, यानी टकरा तो रही है लेकिन यहाँ बच्चे की अगर तस्वीर देखी जाए तो सिर्फ टांगें टकरानी है, पूरा बाकी का जिस्म हटा हुआ है, तो ये हमारी कहलाती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन द रेजिस्ट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अक्रॉस द सरफेस, यानी सरफेस में क्रॉस होता है लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है। और आखिरी आते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम होती है, सही है, वो तकरीबन 1000 टाइम कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ये हमारा साइंटिफिक रीज़न आता है कि सबसे कम फ्रिक्शन कौन सी होती है, तो सबसे कम फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन होती है, उससे कम स्लाइडिंग, और उससे कम जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होती है वो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन एक्सटेंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज रोल ओवर द सरफेस। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन भी देखें, अगर एक चीज़ रोल हो रही है तो वो रोल ही होती रहती है, लेकिन वहाँ पे भी क्या है, फ्रिक्शन उसे रोक देती है, लेकिन काफ़ी देर बाद रोकती है, लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है इस बात से। लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन तो आप धक्का लगाएं वो फ़ौरन रुक जाती है, तभी रोलिंग फ्रिक्शन को हम लोग बहुत लो समझते हैं। अब आगे देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं, सही है। अच्छा, फ्रिक्शन डिपेंड होती है दो चीज़ों पे भाई, एक होती है कि उसकी नेचर पे कि किस चीज़ ऐसी है, सही है। जैसे फ्रिक्शन नेचर ऑफ अ सरफेस इन कॉन्ट्रैक्ट स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, यानी कितनी स्मूथ सरफेस है। जैसे हम लोग बात करें शीशे की, तो शीशे में बहुत कम फ्रिक्शन होती है, अगर उस पर कोई चीज़ बॉल वॉल फेंकी जाए तो घूमती रहती है काफ़ी देर तक, सही है, क्यों, वहाँ पे स्मूथनेस ज़्यादा होती है। और दूसरा अगर चीज़ अगर रफ हो, जैसे पहले वाला स्मूथ है तो वो चीज़ चलती रहेगी, अगर दूसरी सरफेस अगर रफ है तो बहुत जल्दी रुक जाएगी। जैसे एक ज़मीन या रोड की बात करें, उसमें कोई चीज़ फेंकें तो ऐसी बात है, उसकी बनावट ऐसी होती है रफ होने की वजह से कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाती, सही है। तो फ्रिक्शन डिपेंड करती है नेचर पे कि वो चीज़ कितनी स्मूथ है या कितनी रफ है। अब आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अगर एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन की सबसे पहली बात की जाए तो हम लोग बोलेंगे सबसे पहला एडवांटेज यही है कि हम स्लिपली रोड पे जो था, अगर रोड बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं तो हम चल ही नहीं पाए, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है फ्रिक्शन का कि हम चल पा रहे हैं, सही है। और अगर मतलब बर्फ़ जैसे होते हैं बर्फ़ानी जगह पे, वहाँ पे भी चलना मुश्किल होता है, हम स्केटिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे इस बात से, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लो फ्रिक्शन होती है। और हम लोगों को नाखून गड़ाने में, जानवरों वानवरों को भी, और हम लोगों को भी पाँव रखने में थोड़ा मसला होता है, तो फ्रिक्शन की ये एडवांटेज है। इवन कि जो ठेला वेला भी चल रहे हैं जिसमें घोड़ों की जो वो होती है नाल, उससे भी फ्रिक्शन का फ़ायदा ज़रूर होता है। लेकिन हम एडवांटेज से ज़्यादा, एडवांटेज तो मेन हमारा चलने का और इन सब चीज़ों में काम आता है, लेकिन डिसएडवांटेज भी इसके बहुत हैं भाई। जाहिर सी बात है किसी चीज़ का एडवांटेज नहीं तो किसी चीज़ का डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है, सबसे पहले मेन डिसएडवांटेज हमारा ये है, डिसएडवांटेज पे हमारा ज़्यादा जोर इस बात से क्यों डिसएडवांटेज ज़्यादा आते हैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोड्यूस इन द हीट इन वेरियस पार्ट ऑफ अ मशीन। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये होता है जो रगड़ होती है, हमने फ्रिक्शन क्या पढ़ा, एक तरह की रगड़ भी होती है ये, तो मशीन में बहुत ज़्यादा ये हीट पैदा कर देती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर देती है, इससे मशीन एक तरह से लोडेड हो जाती है। जैसे आपने मोटर में देखा, पंखे में देख रहा, वहाँ पे मुसलसल वो चीज़ें घूमी जा रही होती हैं, जिसका बेयरिंग होता है, जो उसकी मशीन होती है, वहाँ पे क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि लगातार दूसरी चीज़ें कि दोनों चीज़ें आपस में कॉन्टैक्ट में होती हैं। हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में होती हैं, तब ज़्यादा रिगड़ होती रहती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है, तो इस बात से मशीन की एनर्जी एक तरह से बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाती है। इन दिस वे ड्यू टू सम यूजफुल एनर्जी वेस्ट एज अ हीट एनर्जी, तो काफ़ी हीट एनर्जी की शक्ल में वेस्ट हो जाती है हमारी फ्रिक्शन की वजह से मशीन की। तभी कोई भी मशीन का रिजल्ट 100% नहीं होता, उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं रहती, हीट की वजह से कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। और मशीन का चैप्टर हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 में इंशाल्लाह। ड्यू टू फ्रिक्शन वी हैव एक्सर्ट मोर पावर इन मशीन। जाहिर सी बात है जब उसमें एक पावर लॉस हो रही है तो हम लोगों को और पावर लगानी पड़ेगी, ये भी फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज है। और फ्रिक्शन को हम ख़त्म करने के लिए कुछ कोशिश भी करते हैं मशीनों में, वो जो आगे हम डिफाइन करेंगे। ये हमारी मोशन के अपोज होती है। अब मशीन आपके चाह रही है फॉरवर्ड लगाए, पंखा जैसे घूमना चाह रहा है, फ्रिक्शन उसको रोक रही है। इवन अगर बियरिंग ख़राब हो जाए, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी पंखे बड़ी मुश्किल से चलते हैं, उन्हें धक्का देकर चलाना जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन हद से ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। क्यों? क्योंकि बियरिंग में तेल नहीं डला होता और वहाँ पर रगड़ हद से ज़्यादा पैदा हो रही है, वो मूव ही नहीं करने देती। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या होगा, अब फ्रिक्शन की वजह से मशीन में नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, तो मशीन में बहुत ज़्यादा फैक्टर आ रहा है फ्रिक्शन का कि उससे हीट लॉस हो रही है, उससे पावर ज़्यादा आ रही है, उसमें गर्मी पैदा हो रही है, मशीन ख़राब होने के चांसेस हैं, फ्रिक्शन बढ़ रही है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए मशीन में क्या करते हैं, वो हमारा अगला टॉपिक रिड्यूसिंग मेथड ऑफ फ्रिक्शन। तो रिड्यूसिंग मेथड ऑफ फ्रिक्शन, जाहिर सी बात है अब मशीनों में बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था फ्रिक्शन की वजह से, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो रही थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे थे। तो हम लोगों ने क्या किया, यानी जो मशीन बनाने वाले, तो यूज़ ऑफ द लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट क्या होता है, हम लोगों का जो मूवेबल पार्ट होता है,
पार्ट ऑफ मशीन विच आर मूविंग ओवर द वन अदर इज प्रॉपरली लुब्रिकेंट विथ यूजिंग ऑयल एंड लुब्रिकेंट विथ सुटेबल विस्कोसिटी। तो हम लोग वहाँ पे कोई तेल ग्रीस व्रीस कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हर मशीन में तेल डाल रहे होते हैं, मोटर में तेल डाल रहे हैं, पंखे में तेल डाल रहे हैं, सिलाई मशीन में तेल डाल रहे हैं। वहाँ पे क्या है, उसका जो मूवेबल पार्ट है ना, हम लोग उसको इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि उसमें तेल डाला जाए तो फ्रिक्शन उसकी कम पे कम होती जाए। सही है। हम लोग ग्रीस भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ ऑफ द ग्रीस बिटवीन स्लाइडिंग पार्ट, उसमें ग्रीस भी डाल सकते हैं। जैसे मोटर में देखा होगा, अपने बाइक में देखा होगा ग्रीस लगती है। इवन अगर दरवाज़ा भी खुलना बंद करने में मसला कर रहा है तो हम लोग उसमें ग्रीस डाल देते हैं। सही है। ये क्या है, ये हमारा मेथड है फ्रिक्शन रिड्यूस करने का। सही है। अच्छा, बॉल बेयरिंग भी इसमें एक बहुत काम आते हैं। बॉल बेयरिंग हम लोगों की एक टेक्नोलॉजी होती है, हम लोग छोटे छोटे बॉल यूज़ करते हैं। सही है। यानी छोटी छोटी बॉल बेयरिंग यूज़ करते हैं तो वो चीज़ स्टैटिक फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन में आ जाती है। सही है। तो फ्रिक्शन हमारी रिप्लेस हो जाती है स्टैटिक से या फिर स्लाइडिंग से रोलिंग फ्रिक्शन में। तो रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है और आराम से रोल होके उसमें फ्रिक्शन कम हो जाती है। आखिरी जो होता है कि उसका डिज़ाइन ऐसा मॉडिफाई कर दें कि उस चीज़ में फ्रिक्शन पैदा ही कम हो, मूवेबल पार्ट इतना ज़्यादा घूम के उस पर टकराए नहीं, तो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आती, तब जाके ये होता। तो ये 4 तरीके हैं। हम लुब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, हम लोग ग्रीस यूज़ कर सकते हैं, हम बॉल बेयरिंग यूज़ कर सकते हैं, हम उसका डिज़ाइन मॉडिफाई कर सकते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि वो हमारे पास मसला कर रही होती है, किसी मशीन में हीट पैदा कर रही होती है, एनर्जी लॉस हो रहा होता है, मोर पावर चाहिए होती है और जल्दी ख़राब करने की वजह होती है, तभी हम उसमें तेल और ग्रीस डालते हैं। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और चैप्टर 4 का जो है एंड होता है। आखिर में मैं तुम्हारा MCQs डाले हैं। तो पहला लॉ हमारे पास, सबसे पहले जो MCQs है इसका मुझे रिप्लाई करें कमेंट सेक्शन में या तो मुझे मैसेज करें। तो सबसे पहला हमारे पास ये है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ का किस चीज़ का कॉन्सेप्ट देता है। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी क्या होता है भाई, ये सब हम पढ़ चुके हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग इज कॉल्ड, स्ट्रिंग पे जो फोर्स लग रही होती है वो क्या कहलाती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और दैट्स अ यूनिट ऑफ फोर्स। और आखिर में एक न्यूमेरिकल है जो F=ms से सॉल्व होगा। तो ये सब का जवाब दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैप्टर 4 ख़त्म हो गया है, इस बात पे एक लाइक तो कर ही दें भाई, लाइक करे बिना बच जाएँ। सही है। तो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे स्टडी।